नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं कृष्ण सारंग, आपके साथ पढ़ रहा हूं साइंस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भाग नंबर 3 10th क्लास की साइंस का, और इस क्लास में हम दर्पण टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा के अंदर हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, और उससे पिछले वाली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में जाना था और प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाना था। और आज की कक्षा है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, दर्पण के बारे में कुछ जानकारी हमने पिछली कक्षा में भी ली थी, लेकिन दर्पण टॉपिक को हम इस कक्षा में एक बार फिर से स्टार्ट से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, दर्पण है क्या, ये कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, दर्पण है क्या, पहले तो इसकी बात करते हैं। दर्पण एक कांच की समतल पट्टिका है। मान लेते हैं एक समतल कांच की पट्टिका है दोस्तों। उस पट्टिका के एक भाग की ओर हम क्या करते हैं, एक सी पदार्थ यानी परावर्तक पदार्थ का लेप करते हैं। परावर्तक पदार्थ का लेप मतलब कि इसका निकल और सिल्वर का क्या करते हैं, लेप करते हैं दोस्तों। ऐसा कांच क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी कांच की पट्टिका के एक तरफ क्या करते हैं, परावर्तक पदार्थ का लेप करते हैं, और वो क्या कहलाता है, वो कांच क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। दोस्तों, दर्पण है दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर है समतल दर्पण, एक नंबर समतल दर्पण, दो नंबर है गोलीय दर्पण। अब दोस्तों, समतल दर्पण के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो समतल कांच की पट्टिका के, समतल कांच की पट्टिका के एक और एक तरफ क्या करते हैं, परावर्तक पदार्थ का, एक और परावर्तक पदार्थ का लेप करते हैं। परावर्तक पदार्थ का लेप किया जाता है। ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे गोलीय दर्पण की। इनसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा समतल दर्पण है, ये छोटा सा टॉपिक है, इनको हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर तो पिछली कक्षा में किया हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समतल दर्पण में क्या क्या प्रमुख विशेषता होती है। दोस्तों, समतल दर्पण होता है, इसमें एक पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी ये पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमारे प्रतिबिंब के अंदर हमारा दायां भाग है वो दाईं ओर दिखाई देता है, बायां भाग है वो दाईं ओर दिखाई देता है, और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा क्यों होता है, इस पर ये प्रश्न ये भी उठता है कि नीचे वाला भाग, जो सिर है वो नीचे की ओर होना चाहिए, और जो पैर है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, इस हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि ये क्या है, दर्पण है। यदि हम इस दर्पण की दिशा में हमारा मुंह रखें, यानी इस दिशा में हमारा क्या रखें, मुंह रखें, तो दोस्तों ये क्या होगा, तो हमारे दर्पण की प्रतिबिंब में क्या दिखाई दी, पीठ होगी। तो दोस्तों, हमें हमारा प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम दर्पण की ओर मुंह करते हैं। दर्पण की ओर मुंह करते हैं, तो दोस्तों आप भी समझदार हो कि दर्पण की ओर मुंह करेंगे तो हमारा दायां भाग है वो बाईं ओर हो जाएगा, और जो दायां भाग है वो बाईं ओर, और बायां भाग है वो दाईं ओर हो जाता है। ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व परावर्तन प्रतिबिंब बोला जाता है। दोस्तों, ये है पार्श्व। इसकी फोकस दूरी होती है दोस्तों, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। ये समतल दर्पण। अब हमारा टॉपिक मेन है आज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण की परिभाषा हमने पिछली कक्षा में लिखी थी, अब गोलीय दर्पण को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, गोलीय दर्पण की बात की जाए तो गोलीय दर्पण में एक शब्द होगा परावर्तक पृष्ठ। पहले तो हम उस परावर्तक
पृष्ठ के बारे में जानते हैं कि यह परावर्तक पृष्ठ है क्या। गोलीय दर्पण, दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। गोलीय दर्पण की बात करते हैं। एक नाम लिखता हूं मैं, परावर्तक पृष्ठ। आप यदि इस नाम को यदि आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपकी परिभाषा, गोलीय दर्पण में जितनी परिभाषा है वो आपको याद हो जाएगी। यह है परावर्तक पृष्ठ है। दोस्तों जानते हैं कि यह परावर्तक पृष्ठ क्या काम की चीज है, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक बात बताते हैं कि एक यह समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। जिस भाग पर यानी जिस सतह पर, यानी समतल सतह है, जिस भाग पर प्रकाश की किरण आकर परावर्तित होती है, प्रकाश की किरण आकर क्या होती है, परावर्तित होती हैं। जो परावर्तित करने वाला भाग है दर्पण का, परावर्तित करने वाला भाग है, वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का वह भाग जहां से क्या होती है, प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, वो परावर्तित करने वाला भाग क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दोस्तों इस परावर्तक पृष्ठ की क्या भूमिका रहती है अभी देखते हैं। ऐसा दर्पण, देखो परिभाषा की बात करते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोलीय हो, ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। हमें हर परिभाषा में परावर्तक पृष्ठ का ध्यान रखना है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय है। अब दोस्तों गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हैं, गोलीय दर्पण, दोस्तों गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर दो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होने वाला है देखते हैं अभी। उत्तल दर्पण में दोस्तों ये क्या करता है, कंफ्यूज पैदा कर देता है। इसका क्या प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूज पैदा कर देता है। इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए कुछ हमने उपचार करना पड़ेगा। वो उपचार क्या करेंगे अभी देखते हैं। कुछ न, इस बीमारी का इलाज तो हमारे पास होना चाहिए। बीमारी का इलाज वगैरह हम क्या करेंगे, नुकसान हो सकता है हमें, हमारे नुकसान क्या होगा दोस्तों, नंबरों का नुकसान हो सकता है। वो नंबर हमें नहीं जाने देंगे हमारे हाथों से। चलो तो दोस्तों ये नुकसान को बचाने के लिए भी एक ट्रिक अपनाएंगे कि वो नुकसान क्या है। दोस्तों नुकसान ये है, सुनो कि ये अवतल दर्पण की परिभाषा एक बार के लिए याद करोगे, उत्तल दर्पण की भी याद करोगे। दोस्तों जब आप पेपर में जाओगे तो यदि परिभाषा पूछ ली जाए कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, तो आपके वहां ऐसा माहौल बनेगा, माहौल क्या बनेगा कि उत्तल दर्पण की परिभाषा ये है कि ये है, कंफ्यूज में आ जाओगे। ये है हो गया ना, तो आपकी परिभाषा कत्ते भी सही नहीं होगी, कत्ते भी नहीं होगी सही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ इलाज करते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण की परिभाषा मैं लिखने जा रहा हूं, पहले आप समझो। ऐसा दर्पण, ध्यान देना परिभाषा की ओर एक बार जरूर ध्यान देना दोस्तों। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ, यानी इसका मूल आधार ये परावर्तक पृष्ठ है, यानी गोलीय दर्पण की परिभाषा का भी ये मेन है, और इसमें भी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान देना, ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अंदर की ओर हो, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब आपके प्रश्न उठेगा कि अंदर की ओर क्या है,
बाहर की ओर क्या है अभी बताते हैं। अंदर की ओर बाहर की ओर क्या है दोस्तों? अंदर की ओर बाहर की ओर ये मटेरियल है, ये है एक दर्पण। कैसा दर्पण है अभी तक हमें पता नहीं है, अभी बना देते हैं इस कैसा दर्पण है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये गोलीय दर्पण है दोस्तों। ये है अवतल दर्पण। क्यों है देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है और अंदर की ओर है। परावर्तक पृष्ठ हमने क्या जाना, जिस भाग से प्रकाश की किरण क्या हो, परावर्तित हो। तो प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित हो रही है, तो ये क्या है, परावर्तक सतह है। तो यहाँ पर क्या है, परावर्तक पदार्थ का लेप किया गया है। क्या किया गया है, लेप किया गया है। तो दोस्तों ये काम हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि परावर्तक पृष्ठ है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है। अभी कुछ नहीं हुआ है, होने वाली अभी बाकी है। बाकायदा ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताए, तभी भी परेशानियां बहुत आएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक बार के लिए उत्तल दर्पण की परिभाषा और लेते हैं। ऐसा दर्पण, ध्यान देना परिभाषा की ओर, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ, दोस्तों ध्यान देना है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। अब अंदर की ओर बाहर की ओर हो गया सिस्टम, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। मैं लिख देता हूं, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब अंदर की ओर बाहर की ओर मटेरियल बनी हो, तो अपन ये क्या पता लगा, वो भी अवतल दर्पण के अंदर, अंदर ओसी बाहर ओसी, यानी एक बार के लिए हम याद जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहेगी, क्योंकि आप याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहीं पर आपका इलाज कर देता हूँ दोस्तों। परिभाषा को याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बना रहा हूँ। याद करने के लिए ऐसा नहीं कि ये किताब में भी लिखी जाए, नहीं, अपने अपने हिसाब से बनाई जाती है दोस्तों। ये अवतल दर्पण है, ए का मतलब अंदर, ए का मतलब अंदर समझना है आपको। ए का मतलब अंदर, अंदर है क्या दोस्तों, हमें तो चर्चा परावर्तक पृष्ठ की कर रहे हैं। अवतल दर्पण है, अंदर क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ए का मतलब अंदर, अंदर है क्या, परावर्तक पृष्ठ। ऐसा दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर हो, अवतल दर्पण में ए शब्द आ रहा है, ए का मतलब आपको समझना है अंदर, अंदर है क्या, अंदर परावर्तक पृष्ठ है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई। क्या हो गई, अवतल दर्पण की परिभाषा। समझ लेना कि ए का मतलब अंदर, अंदर क्या है दोस्तों, अंदर है परावर्तक पृष्ठ, जो क्या कर रहा है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यदि आपको ये क्लियर है तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगी। हमें परेशानियां तो यही थी कि अंदर किसकी है, बाहर किसकी, ये तो प्रॉब्लम थी। हमने अंदर को जान लिया तो बाहर को अपन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अंदर अवतल दर्पण है तो बाहर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। दोस्तों ये परिभाषा है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। बहुत इंटरेस्टदायक टॉपिक है दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचे, क्योंकि हर तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से एग्जाम के तरीके से इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के लिए भी ये टॉपिक है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं परावर्तक पदार्थ की। इसमें क्या होता है, परावर्तक पदार्थ होता है दोस्तों, ये बाहर की ओर होता है। परावर्तक पदार्थ होता है, ये बाहर की ओर होता है, बाहरी भाग पर होता है। दोस्तों मैं एक बार के लिए डायग्राम बना देता हूं, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण का क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया मैंने। तो
ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कोण आई, कोण आर, ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण में। इसमें परावर्तक पदार्थ क्या होता है, इसमें परावर्तक पदार्थ अंदर की ओर होता है, यानी एक दूसरे के हैं विपरीत है, अंदर की ओर होता है। आपको ध्यान रखना है परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का ध्यान रखना है दोस्तों। अभी इसमें क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर किया है, परावर्तक पदार्थ को हमने अंदर की ओर किया है, तो ये मटेरियल इस प्रकार से डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये लो, ये हो गया अवतल दर्पण। अब दोस्तों बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब है क्या, बिंब है, प्रतिबिंब ये क्या है, इनके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। एक बार के लिए आप इतना जान लीजिए कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा 10th क्लास के लेवल से, यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो अवतल दर्पण की परिभाषा पूछ ली जाती है और अवतल दर्पण के उपयोग पूछ लिए जाते हैं। यानी इंपॉर्टेंट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन परिभाषा भी पूछ लेते, कभी अंतर भी पूछा जा सकता है। अवतल और उत्तल दर्पण में कोई 4 अंतर लिखिए दोस्तों। 2 अंतर तो हमारे पास हैं, एक और बता दिया जाएगा। एक और क्या है अभी बता देते हैं, बता दिया क्या जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं दोस्तों। इसमें क्या है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। कल्पना नहीं करनी पड़ेगी आपको, वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अब दोस्तों ये भी चीज आपको समझ में आएगी आगे, यदि आप रेगुलर क्लास के साथ जुड़े रहे तो आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम हर चीज को डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये उत्तल प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये है गोलीय दर्पण के 3 मैंने अंतर बताए। अब इसके उपयोग है ना, हम उनको आगे पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक के उपयोग इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर इसके अवतल उत्तल ये उदाहरण पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसकी परिभाषा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो अंदर, क्योंकि अवतल दर्पण में ए है, ए का मतलब समझ रहे हैं, है नहीं लेकिन हम समझ रहे हैं, ए का मतलब अंदर, अंदर क्या है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ है। चलिए, तो ये इसके अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, इसमें तो बाहर होना ही है, ठीक है साहब। अब पदार्थ है, परावर्तक पदार्थ का जो लेप होता है वो इसमें बाहर की ओर होता है, इसमें अंदर की ओर होता है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये चीज क्लियर। अब दो हमें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानने के लिए हम क्या चाहिए, हमें पहले 7 बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे हम पता लगाएंगे कि बिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमें पहले वो 7 बिंदु ध्यान में होने चाहिए। चलो दोस्तों हम 7 बिंदु पढ़ते हैं। सात बिंदु, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्लास को, हर विद्यार्थी के पास पहुंच जानी चाहिए। सात बिंदु कौन कौन से मैं एक बार के लिए लिख रहा हूं। पहला बिंदु है दोस्तों ध्रुव। क्या है, ध्रुव। मैं एक बार के लिए शब्द लिख रहा हूं, आपको एक डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, आप धैर्य रखें। नंबर 2 की बात करता हूं मैं, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र। दोस्तों नंबर 3 की बात करता हूं, वक्रता त्रिज्या। ये इसमें परिभाषा शायद नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमें इनको किसी भी चीज को
बनाने के लिए उनकी नीम की जरूरत पड़ती है। ये क्या है, प्रतिबिंब बनाने की नीम ही है, मान लीजिए, आप ऐसा मानना पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या आ गई, मुख्य एक्स आ गया। मुख्य, एक बार के लिए आपको अजीब लगेंगे, जरूर लगेंगी, मुख्य एक्स, मुख्य फोकस, नंबर 6 फोकस दूरी, नंबर 7 द्वार। ये मटेरियल है, 7 बिंदु हैं दोस्तों। ध्रुव है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और दोस्तों मुख्य एक्स, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वार, 7 नंबर। अब मैं एक बार के लिए मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। मैं अवतल दर्पण का ही डायग्राम बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेता हूँ। मैं अवतल दर्पण का क्या बना लिया दोस्तों, डायग्राम बना लेता हूँ। अब बात करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु की बात करते हैं। ये है दोस्तों ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, इसे पी से डिनोट करते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा, ये परावर्तक सतह पढ़ी, सतह का जो मध्य बिंदु है ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यानी परावर्तक सतह का, परावर्तक पृष्ठ के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 वक्रता केंद्र की। दोस्तों वक्रता केंद्र क्या है, ये गोलीय दर्पण है दोस्तों, एक प्रकार का खोखला गोला है। क्या है, खोखला गोला है दोस्तों। इसको इधर से काटा जाए तो इस प्रकार से बनता है। ये एक प्रकार क्या है, खोखला गोला का भाग है। गोलीय दर्पण है, ये खोखले गोले का क्या है, भाग है। खोखले गोले का क्या है, भाग है। अब दोस्तों गोले में क्या होता है, केंद्रक होता है। इस खोखले गोले का, यानी गोले का जो केंद्रक होता है वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। हमने क्या कहा है कि ये गोले दर्पण एक खोखला गोला होता है। इस खोखले गोले का जो केंद्रक होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये दोस्तों सी से डिनोट ये है वक्रता केंद्र। ये होगा वक्रता केंद्र, यानी खोखले गोले का केंद्रक, खोखले गोले का केंद्रक, केंद्रक वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र। ये आपको एक बार समझने हैं। यानी वक्रता केंद्र क्या है, ये गोलीय दर्पण है दोस्तों, ये खोखले गोले का भाग है। इसके खोखले गोले का जो केंद्रक होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं दोस्तों वक्रता त्रिज्या की। जो खोखले गोला माना है गोलीय दर्पण को है, जिसकी ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य एक्स। ये त्रिज्या P और C के जो बीच की दूरी ये हो गई त्रिज्या, क्योंकि ये परिधि पर है और ये क्या केंद्रक पर है, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मुख्य एक्स। मुख्य एक्स क्या है, मुख्य एक्स है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, इसको मुख्य एक्स नाम दिया है। क्या दिया है, मुख्य एक्स। यानी C व P को मिलाने वाली रेखा, C व P को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा, रेखा सरल रेखा क्या कहलाती है, सरल रेखा मुख्य एक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हमने ये चीज जान ली है। अब बात करते हैं मुख्य फोकस बिंदु की। दोस्तों ध्यान देना, ये चीज थोड़ी सी हार्ड हो सकती है लेकिन है नहीं, लग सकती है आपको। तो हमें क्या करना है,
यहाँ से हम प्रकाश की किरण को इस सतह पर करते हैं, यानी आपतित करते हैं। आपतित करने के बाद पुनः क्या होती है, परावर्तित होती है। हमें पता है परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। दोस्तों जिस बिंदु से गुजरती है, यानी किसी प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, इस दर्पण के क्या परावर्तक सतह पर गिरते हैं, आपतित की जाती है। आपतित के बाद दोस्तों ये क्या करता है, पुनः परावर्तित होता है। परावर्तित होने के बाद मुख्य एक्स के जिस बिंदु से, मुख्य एक्स के जिस बिंदु से क्या करती है, गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये है दोस्तों परिभाषा, यानी इसकी परिभाषा की एक बार फिर लिख देते हैं। ये मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर, देखो दोस्तों मुख्य एक्स के समांतर ही है। मुख्य एक्स के समांतर आने वाली, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद, परावर्तित के बाद परावर्तित के बाद पुनः जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है उससे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ये है, मुख्य एक्स से समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है, मुख्य जो बिंदु है, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु एफ है व ध्रुव पी के बीच की सीधी दूरी, एफ व पी के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, मुख्य जो फोकस दूरी कहलाती है। यानी एफ व पी के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है, मुख्य दोस्तों फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अब बात करते हैं द्वारक की। नंबर 7 है द्वारक। ये द्वारक क्या है दोस्तों, जो परावर्तक पृष्ठ है, इसको जो मिलाने वाली ये रेखा है, जो इसका व्यास है, ये व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अब दोस्तों ये परिभाषा हमें प्रतिबिंब निर्माण में हमें बहुत भूमिका निभाएंगी। ये परिभाषा आप उनको से याद करना, नेगलेक्ट मत कर देना। कि ध्रुव क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ध्रुव है क्या, जो ये परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों, ये परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, ये ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। दोस्तों ये खोखला, ये गोले दर्पण है, ये खोखले गोले का एक भाग है। क्या है, खोखले गोले का एक भाग है। खोखले गोले का जो केंद्रक होता है वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या है कि ये गोले दर्पण हमने क्या माना है, खोखले गोले का भाग। खोखले गोले का जो त्रिज्या होती है, खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब बात करते हैं मुख्य एक्स की। वक्रता केंद्र व सी को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव पी, इनके बीच की जो सीधी दूरी है दोस्तों, ये क्या कहलाती है, फोकस मुख्य एक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य एक्स। अब बात की जाती है मुख्य फोकस बिंदु की। तो दोस्तों क्या होने वाला है, अब ये ध्यान से समझना, थोड़ी हार्ड प्रक्रिया है इसमें, कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली, मुख्य एक्स के क्या है, समांतर आने वाली, जो मुख्य एक्स से समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, क्या है, प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के स्तर पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो यानी कि स्तर पर गिरने वाले किरण को हमने क्या बोला है, आपतित किरण बोला है। जो आपतित हो रही है परावर्तन के बाद, क्योंकि टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में आ रही है,
परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती या गुजरती है, यानी इस बिंदु से गुजरी है, ये बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। अब बात करते हैं दोस्तों, फोकस दूरी की बात की जाती है। फोकस दूरी क्या है? मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। यानी एफ व पी के बीच की सीधी दूरी क्या है? फोकस दूरी है। अब बात करते हैं द्वारक की। नंबर 7 क्या है? द्वारक, यानी वो परावर्तक पृष्ठ का जो दर्पण का क्या है? भाग नंबर, यानी इसको मिलाने वाली जो रेखा है, यानी जो व्यास है, इस गोले दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा यानी व्यास है, उनको क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। दोस्तों 1 नंबर ध्रुव है, 2 नंबर वक्रता केंद्र, 3 नंबर वक्रता त्रिज्या, 4 नंबर मुख्य फोकस, नंबर 5 फोकस दूरी, मुख्य फोकस, और नंबर 6 फोकस दूरी, और 7 नंबर द्वारक। एक बार फिर से, ध्रुव है, नंबर 2 वक्रता केंद्र, नंबर 3 वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बाद मुख्य एक्स, मुख्य एक्स के बाद फोकस, मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी, फिर द्वारक। क्योंकि परिधि पर होता है ध्रुव, केंद्र पर होता है वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, फिर मुख्य एक्स यानी सी और पी को मिलाने वाली रेखा, मुख्य एक्स बोला है, यानी बीच की दूरी त्रिज्या। तो हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींची जा सकती है, लेकिन सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या है? मुख्य एक्स है। और फिर हमने बता दिया कि प्रकाश, यानी इस प्रकार से समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या होगा? मुख्य फोकस। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। एफ व पी के बीच की सीधी दूरी। अब है द्वारक। ये दोस्तों है 7 परिभाषा। इसका हम इतना सदुपयोग करेंगे कि आप इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट इन्हीं को मानोगे, इतना सदुपयोग कर देंगे इसका, क्योंकि इसके बगैर हम प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण कर लेंगे तो हमें स्थिति का पता नहीं होगा। प्रतिबिंब और बिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें ये 7 परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा? हमें प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति का पता चलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ है और बिंब कहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। इसके लिए हमने ये 7 परिभाषा को कलर किया है। दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही। आने वाली कक्षा के अंदर हम विस्तार पूर्वक से बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं? प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले हैं। दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, प्रत्येक विद्यार्थी तक ये टॉपिक पहुंचना चाहिए। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद।